नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं एग्जाम की, यानी कि राजस्थान में आईटीआई इंस्ट्रक्टर है जिसका पेपर था अपने पास में 19 तारीख 11वां महीना 2024 को वर्कशॉप कैलकुलेशन का। उस पेपर को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप का पेपर एग्जाम में आया था। यानी कि पेपर नॉर्मल पेपर था, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते। सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे विद सॉल्यूशन। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखो आपके पास में बोर्ड पर क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है यदि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है और लड़कों की संख्या 36 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो, बहुत ही इजी है क्वेश्चन मैथ का। यानी कि आपके पास में लड़के हैं और दूसरा अनुपात किसका दे दिया, लड़कियों का दे दिया। कितना अनुपात है, 4:5 है। और आपके पास में कुल लड़कियां दे दी, आपके पास में क्वेश्चन में आपके पास में दे दिया कुल लड़कों की संख्या, लड़कियों की नहीं, सॉरी, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या आपके पास में दे दिया 36 और इसमें पूछा गया है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। अब बेसिकली बात है कि आपको पास में जिसको पूछा गया है उसको ऊपर लिखोगे, जिसका डाटा दिया गया है उसको हर के रूप में लिखोगे। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके पास में लड़कियों की संख्या क्या होगी। किसके सापेक्ष पूछा है, लड़कों के सापेक्ष पूछा है। तो देखो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या होगी आपके पास में, यानी कि जो आपके पास में लड़कियों की संख्या पूछे अनुपात कितना है, 5 है। और लड़कों की संख्या कितनी आपके पास में, 4 है अनुपात में। और दिया हुआ किसका है, लड़कों का, तो इसको गुणा कर दोगे 36। अब देखो इसे काटोगे तो ये 9 बार गया और 9 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 45। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ए, इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक थैली में 80 लाल गोलियां एवं 20 नीली गोलियां है तो लाल एवं नीली गोलियों का अनुपात क्या होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कि आपके पास में लाल गोली है और नीली गोली का अनुपात पूछा है आपसे। तो थैले में आपको दे रखी है 80 है लाल और नीला कलर की है आपके पास में 20 है। इन दोनों को अगर आप काटोगे तो 2 से काट दो इसको, 4:1। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि समकोण त्रिभुज में यदि दो छोटी भुजाओं का मान 3 और 4 इकाई है तो कर्ण का मान क्या होगा। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। यानी कि आपके पास में ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज होने का मतलब एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये जो आपके पास में जो कोण बना है तो ये आपके पास आधार रहेगा। जो छोटे वाला कोण बनता है उसके साथ जो भुजा होती है वो हमेशा आधार होती है। तो ये आपके पास में यानी बेस है, आधार है। और ये इसके साथ में ये जो भुजा है ये क्या है, लंब है। और इसके जो कोण के सामने भुजा ये क्या है, कर्ण है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ पे कर्ण पूछा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। यानी कि इन दोनों भुजाओं का वर्ग का स्क्वायर कर्ण के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास में, और प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 यानी कि 25। दोनों साइड वर्ग लोगे तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, कर्ण बराबर में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और कर्ण का स्क्वायर 25 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके पास में, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि घर्षण का कोण क्या है। इसमें पूछा गया है कि आपका घर्षण का कोण कौन सा है, कि वह कोण जिस पर कोई वस्तु भूमि से उठने लगे, भूमि से उठने पर कोई घर्षण का कोण नहीं बनता। दूसरा, वह कोण जिस पर कोई भी वस्तु स्थिर वेग से तल पर घूमने लगे, स्थिर वेग से घूमेगी तो क्या कोण बनेगा, नहीं बनेगा। कि वह कोण जिस पर कोई वस्तु तल की ओर खींचने लगे तो इससे भी कोई घर्षण का कोण नहीं बनेगा। अगला है वह कोण जिस पर कोई भी वस्तु तल के ऊपर रपटना शुरू होता है, ठीक है। यानी कि कैसा होगा, रपटना शुरू होगा। यही आपके पास में सही आंसर है। यानी कि कौन सा आएगा इसका, डी इसका राइट आंसर रहेगा।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो अगला क्वेश्चन कहता है फर्स्ट, मशीनरी में घर्षण को कम करने के लिए करने का क्या उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होगा कि घर्षण को हम कम कर सके। तो देखो फर्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में दक्षता को घटाना। क्या आप उसकी दक्षता को घटाओगे, दक्षता होती क्या है, आउटपुट अपॉन में इनपुट दक्षता होती है, तो आउटपुट को घटाओगे तो क्या घर्षण कम होगा, नहीं होगा, ज्यादा होगा, तो ये आंसर गलत है। ऊर्जा खपत को बढ़ाना, ये भी गलत है। अगला है प्रदर्शन या दक्षता को बढ़ाना, मेन होता है दक्षता को बढ़ाना, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। घिसाव को बढ़ाना, ये भी क्या है, गलत है। इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गतिक घर्षण क्या है। गतिक, इसके नाम में तुम्हें फील हो रहा है गतिक का मतलब क्या है, गतिशील होगी। तो देखो देखते हैं इसके ऑप्शन, स्थिर सतहों के बीच का घर्षण, स्थिर सतहों के बीच का गतिक है नहीं, ना घूमने वाले सतहों का बीच का घर्षण, वो तो एक ही बात है, स्थिर और ना घूमने वाला, तो इन दोनों का ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन सी है स्नेहक सतहों के बीच का घर्षण, ये भी नहीं होगा। गतिमान सतहों के बीच का घर्षण, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि गतिमान सतहों के बीच का घर्षण कौन सा कहलाएगा, गतिक घर्षण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें उष्मा कणों के सीधे संपर्क में आकर किसी सामग्री में स्थानांतरित होती है। यहाँ पे क्या दे दिया, सामग्री, सामग्री दे दिया, तो आपके पास में क्या होगा, इसका राइट आंसर फर्स्ट संवहन, दूसरा विकिरण, तीसरा ऊर्ध्वपातन, चौथा क्या होगा, चालन। अगर यहाँ मीडियम नहीं देता तो विकिरण आता है, यानी कि यहाँ पे सामग्री दिया है, मीडियम दिया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, चालन इसका राइट आंसर रहेगा। अगर अलग अलग दो माध्यम होते तो कौन सा हो जाता, समन हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, तो क्या कौन सा है, चालन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रतिबल विकृति वक्र में वह बिंदु जहां सामग्री के ऊपर लगे महाबल को हटाने पर वह पुनः अपने मूल आकार में वापस आ जाती वह कहलाती है, क्या कहलाएगा भैया, प्रत्यास्थता कहलाएगा। देखो किसी भी गेल गुब्बारा है, अगर उसको आप दबाते हो, उसको हटाते वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो वो कौन सा है, प्रत्यास्था, यानी प्रत्यास्था सीमा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। प्रत्यास्था सीमा, चरम सीमा नहीं, भंजन बिंदु भी नहीं, प्रावन बिंदु भी नहीं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, प्रतिबल और विकृति के प्रत्यास्था मापक का संबंध है, किससे है इसका संबंध। देखो प्रतिबल और विकृति का उत्पाद होता है, ये गलत आंसर है। दूसरा ऑप्शन प्रतिबल और विकृति का अंतर होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। यह प्रतिबल और विकृति का योग होता है, ये भी गलत है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है, राइट आंसर है डी, यानी कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है, वही किसका है, प्रत्यास्था मापक का संबंध है इसमें, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी। अगला है लीवर का यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ क्या होगा, यांत्रिक लाभ क्या होता है आपके पास में, यानी कि जब आपने जो प्रयास लगाया, प्रयास अपन में आयाम, यानी कि भार अपोन में क्या रहेगा, आयाम रहेगा, आयास रहेगा। भार अपन में क्या रहेगा, आयास रहेगा, यानी लोड अपन में एफर्ट्स रहेगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर है, ना कि ए, ना ही बी और ना ही क्या रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी, नवल सागर लेक राजस्थान के किस जिलों में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये किस जिले में आता है भैया, ये बूंदी में आता है, ए इसका राइट आंसर है। ना ही ये डूंगरपुर में आता है, नहीं ये जयपुर में आता है, नहीं ये अगला ऑप्शन है उसमें आता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट यानी बूंदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किस राजपूताना का अबुल फजल कहा गया था। किस, ऑप्शन ए दालदास, नहीं दालदास को नहीं कहा गया था भैया, निहाल चंद को भी नहीं कहा गया था, सूर्यमल मिश्रण को भी नहीं कहा गया था, मुनोद निवेशी को कहा गया था, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के समय जयपुर रियासत पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कौन थे भैया पॉलिटिकल एजेंट, मॉरिसन नहीं, यानी कि ईडन थे, बी इसका राइट ऑप्शन है। जेडी हॉल भी नहीं था और मेजर बटन भी नहीं था, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए लंबाई भुजा वाले घन का कुल सतही क्षेत्रफल। कुल सतही की बात करें, ये आपके पास में घन है, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उसका कुल सतही क्षेत्रफल कितना होगा आपके पास में 6a², यानी कि कितने सतह हो गए, 6 सतह हो, ठीक है। तो उसका कौन सा रहेगा आपके पास में 6a² ये क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है। अगर आपको इसके आयतन को भी पूछ सकता है, ठीक है, यानी कि आप इससे और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है क्षेत्रफल, तो कौन सा रहेगा आपके पास में, डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि फर्स्ट भी नहीं रहेगा, बी भी नहीं रहेगा और सी भी नहीं रहेगा। अगला है, आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन का पार्श्व सतह क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। अगर यहाँ पे नॉर्मली क्षेत्रफल पूछता सतह का, ये पार्श्व सतह का पूछा है, तो उसका कौन सा सूत्र रहेगा, पाई स्क्वायर एच, नहीं ये तो आयतन है, 2πr² ये भी नहीं है, आर एच भी नहीं है, 2πrh रहेगा, यानी कि इसका डी इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अनियमित सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, भाई कैसे निकालोगे अनियमित का, फर्स्ट केवल परिमाण का उपयोग करके, नहीं, सबसे लंबी भुजा को माप कर उसे 2 से गुणा करोगे, इससे भी नहीं निकालोगे, यानी कि ऑप्शन ए भी गलत है और बी भी है। सबसे समीप वर्त के सन्निकट करोगे, ये भी गलत है। समान आकार के बांटकर फिर उनके कुल जोड़कर निकालोगे, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको, देखो अगला क्वेश्चन कहता है, अगर किसी सामग्री का उच्च यंग मापक है तो वह क्या दर्शाता है, बताओ क्या दर्शाएगा। क्या उसमें बहुत प्रत्यास्थता होगा, यार प्रत्यास्थता का मतलब जो प्रारंभिक आपने किसी वस्तु को छोड़ा और उसको वो बल हटाने के बाद में वापस उसी अवस्था में, क्या वो रहेगा बहुत अधिक, नहीं, तो ये गलत है। सामग्री बहुत तन्य होगी, तन्य का मतलब खिंचाव, क्या बहुत अधिक होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगला है सामग्री बहुत भंगुर, भंगुर का मतलब बिखरा हुआ, ठीक है, तो ये भी गलत है। सामग्री बहुत कड़ी रहेगी, स्टिक रहेगी, ठीक है, यानी कि स्टिफ रहेगी, यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला है, किसी वस्तु का घनत्व 5 ग्राम पर सेंटी क्यूब है तो उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। देखो ये विशिष्ट गुरुत्व है, यानी कि इसको सापेक्ष घनत्व भी बोल सकते हो आप। विशिष्ट का क्या होगा आपके पास में, यानी कि आप पानी को लेते हुए चलोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, वस्तु का घनत्व है, वस्तु का घनत्व है बटे में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व है। ये सापेक्षिक घनत्व बोल सकते हो, या इसको आप क्या बोल सकते हो, विशिष्ट घनत्व बोल सकते हो। तो आपके पास में क्या वस्तु का घनत्व है 5, पानी का आप 1 लोग के चलोगे तो 1 क्या हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में से कौन सा कथन विशिष्ट गुरुत्व के लिए सही नहीं है। भाई विशिष्ट के लिए यानी कि सापेक्षिक घनत्व, विशिष्ट यानी कि सेम सेम है, ये भी घनत्व ये भी घनत्व, तो इनकी कोई मात्रक कोई भी बीमा नहीं रहेगी, कोई भी डायमेंशन लेस रहेगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, नहीं, ये आयामहीन होता है, देखो इंग्लिश में पढ़ोगे तो इट इज द डायमेंशन लेस, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, इसे किलोग्राम प्रति घन मीटर के से मापा जाता है, कैसे मापोगे, पानी के घनत्व का मात्रक भी वही है और वस्तु के घनत्व का मात्रक भी सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब रखोगे, यहाँ पे भी केजी पर मीटर क्यूब रखोगे, दोनों कट जाएंगे, तो क्या कोई मात्रक रहेगा, मात्रक नहीं है तो बीमा भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है, हमेशा 1 से कम रहेगा, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी। अगला है, एल सेक्शन बीम का आयतन 2000 सेमी क्यूब है, यदि उसका घनत्व है 8000 केजी पर क्यूब है तो इसका द्रव्यमान, आपको पता है घनत्व है, घनत्व है यानी कि डी बराबर में क्या होगा, द्रव्यमान m बटे आयतन v। यहाँ पे घनत्व d है और आयतन द्रव्यमान क्या है m, और ये क्या है v। यहाँ पे पूछा क्या है इसने, द्रव्यमान पूछा है, m पूछा है, तो d मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब है और यहाँ पे मीटर का, तो 1 यूनिट में बदलोगे। आप सभी को पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर में कितने मीटर होते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर बराबर में क्या करोगे भैया, यानी कि 1 मीटर बराबर में कितना होगा 100 सेंटीमीटर,
तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। अब आप इसको मीटर में बदलोगे सबसे पहले, यानी कि आपके पास में ये 2000 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 2000 बटे में 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा आपके पास में 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हो गया। और ये आपके पास में क्या आया, आपके पास में आयतन आया, v की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आप रख लोगे, d की जगह रखोगे 8000 और यहाँ पे 2000 × 10⁻³ ये 3 इन 3 से कट जाएगा तो आपके पास में 16 kg आएगा ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 2 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर, अगर उसका घनत्व 10 kg पर मीटर क्यूब है तो उसका भार क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपके पास में बेलनाकार टैंक का क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे। बेलनाकार टैंक का आयतन, आयतन क्या होता है आपके पास में πr²h। बेलनाकार टैंक का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। तो पाई का आपको पता है कितना होता है 3.14, और आपके पास में r कितना दे रखा है 2 × 2 और h कितना दे दिया आपके पास में h आपको दे दिया यहाँ क्वेश्चन में 5। ठीक है, ये आपके पास में हो गया इसका आयतन v हो गया। और आपको d दे रखा है कितना है आपके पास में, d दे रखा है आपके पास में 10 kg मीटर क्यूब। और यहाँ पे आपको m निकालना है, तो d बराबर में क्या होता है mv, यहां से इससे m निकाल लोगे तो m बराबर में क्या हो गया घनत्व गुणा में आयतन, तो ये आपके पास में गुणा हो जाएगा 3.14 गुणा में 2 × 2 × 5 × 10, इनको सबको गुणा करोगे तो आपके पास में गुणा करने पे क्या आएगी, आपकी कौन सी संख्या आ गई, आपके पास में आ गई ये आपके पास में 10 हो गया, 10 को किया तो कितना हो गया 20, और इसको करोगे 200। अब 200 को इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 0 तो आपने लगा दिया, यहाँ पे लगा आपके पास में 8 और 2 और ये कितना हो गया 6। अब 2 संख्या बाद में दशमलव लगा दो, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अब आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास में सॉरी केजी हो जाएगा ये, क्योंकि द्रव्यमान है ना आपके पास में, तो इसका ये जो मान है ये किसका आया भैया आपके पास में केजी आ गया। ठीक है, अब आपको पता है इसने भार पूछा है, भार बराबर डब्ल्यू बराबर में क्या होता है mg होता है। g का मान आप ये ले सकते हो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इस g को लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। अगर यहाँ मान रखोगे तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना है आपके पास में 6288, ये लगभग किसके बराबर है यानी कि 63 न्यूटन के। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय केंद्र से जुड़ी दुर्घटना से बचने के लिए भारी वजन उठाने के दौरान किन सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना चाहिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कई क्वेश्चन है कि जिनके ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको उस ऑप्शन पे जाना है जो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सॉलिड रीजन दे रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो, यानी कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, वस्तु को शरीर के पास रखना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा रीजन है कि गुरुत्वीय केंद्र में जुड़ी दुर्घटना से बचने के लिए भारी वजन उठाने के दौरान एक तो ये सुरक्षा है, बहुत अच्छी सुरक्षा है, तो इसका राइट ऑप्शन ए रहेगा। लेकिन पैरों से वजन उठाना चाहिए न कि पीठ से, ये भी थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन इसको नहीं मानेंगे। सुरक्षा यंत्र नहीं पहनने चाहिए, ये तो गलत है। वजन उठाते समय कमर की ओर झुकना चाहिए, ये भी राइट ऑप्शन है। लेकिन इन दोनों का अगर या तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा और डिलीट नहीं होगा तो इसका ऑप्शन ए माना जाएगा, क्योंकि ए ज्यादा अच्छा रीजन है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शक्ति, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है। तो कार्य बटे में क्या हो जाएगा समय हो जाएगा।
कार्य का जूल बटे सेकंड, और इसी को वाट कहते हैं, किलोवाट कहते हैं। ये सभी आपको थ्योरी की क्लासेज में बता दिए जाएंगे और बता दी भी है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? शक्ति बराबर में बल गुणा दूरी, गलत ऑप्शन है। दूसरा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, राइट ऑप्शन है बी। शक्ति बराबर में बल बटे समय, गलत ऑप्शन है। शक्ति बराबर में कार्य गुणा समय, ये भी क्या है? गलत ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सन 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान लोक संघ का कार्यालय कहाँ था? ऑप्शन कोटा, बी मेवाड़, सी अजमेर, डी पाली, और ऑप्शन ई। जब आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो आपको रिक्त गोले नहीं छोड़ के आना, ई भर के आना है। ये था। तो देखो, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को देखें तो स्थापना की बात करें, राजस्थान लोक सेवा कार्यालय कहाँ स्थित था? तो सबसे पहले तो 1919 में तो वर्धा में था, लेकिन ये स्थानांतरण कर दिया गया था। वर्धा महाराष्ट्र में था और इन्होंने स्थानांतरण कर 1920 में अजमेर किया। तो यहाँ पे वर्धा तो ऑप्शन है नहीं, या नहीं वर्धा आता, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? अजमेर है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? राजस्थान एकीकरण के विलय पत्र पर किस राज्य के शासक ने ये कहते हुए हस्ताक्षर किए थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? कौन सा, किस स्टेट का, किस जिले का था जो ये राजा, इसने जो बोला था? कौन सा था? जयपुर का नहीं, जोधपुर का भी नहीं, बांसवाड़ा का था। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी इसका राइट ऑप्शन है। कोटा का भी नहीं था, ना जयपुर का था, ना जोधपुर का, ना ही कोटा का था, बांसवाड़ा का था। अगला बात है, कालीबाई भील का सम्राट कहाँ बना हुआ है? देखो, कालीबाई भील का सम्राट कहाँ बना हुआ था? स्मारक कहाँ बना हुआ था? खासरोद में, रास्तापाल में, पीपला गांव में, सिहोट में। तो देखो, जो ये स्मारक बना है, स्मारक बना हुआ है, ये कहाँ था? बी ऑप्शन राइट आंसर है, रास्तापाल। कालीबाई एक बहुत ही अच्छी छात्रा थी, अपने गुरु को बचाने के लिए इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। अंग्रेजों ने इनको गोली से भून दिया गया था, अपने शिक्षक की रक्षा करते हुए इन्होंने बलिदान दिया था। ऐसी छात्राओं का होना बहुत जरूरी है, गौरवान्वित महसूस होता है। ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो टीचर के लिए इतना कुछ करते हैं। तो इसलिए ये कालीबाई है, और ये कहाँ था? रास्तापाल इसका स्मारक है। ठीक है। अगला है, रणमल छंद किस रचना है? छंद किसकी रचना है? किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है भैया, मंछाराम की भी नहीं है, ईश्वर दास की भी नहीं है, श्रीधर व्यास की है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि अगला क्वेश्चन आपके पास में इसका ये था, इसका ये है, और इसका अगला है, अग्नि नृत्य राजस्थान के किस संप्रदाय के प्रसिद्ध नृत्य है? संप्रदाय कौन से संप्रदाय के हैं? संप्रदाय से हर इंस्ट्रक्टर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आगे जो होने वाले इंस्ट्रक्टर हैं उनको संप्रदाय वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए जीके में। नवल संप्रदाय से नहीं, निरंजनी संप्रदाय से भी नहीं है, अलखिया संप्रदाय से भी नहीं है, जसनाथी संप्रदाय से हैं जो अग्नि पर नृत्य करते हैं, और ये पुरुष ही नृत्य करते हैं, ध्यान रखना। और जब ये गुरु को पुकारते हैं तो फतेह 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 की आवाज लगाते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? आसित भीलवाड़ा में है, ए इसका राइट ऑप्शन है। जायल नागौर में नहीं है, गांगरोन जालवाड़ा में भी नहीं है, तिलवाड़ा बाड़मेर में भी नहीं है। अगला है 30 नंबर का, मशीन की दक्षता क्या होगी यदि उसका आउटपुट पावर 500 वाट और इनपुट पावर 600 वाट है? तो आपसे सबसे पहले जब भी आपको दक्षता पूछे तो आउटपुट अपॉन में इनपुट, और दक्षता हमेशा प्रतिशत में होती है। ठीक है, दक्षता हमेशा किस में होगी? प्रतिशत में होगी। तो यहाँ पे हम प्रतिशत लगाते हैं, तो आउटपुट इसने क्या दिया है आपके पास में? 500 दिया है, और इनपुट कितना दिया है? 600 दिया है। अब 100 से गुणा करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा? 500 में आप 6 का भाग दोगे तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा 83.3%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण किसे कहेंगे भैया? जब किसी भी
दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हो, तो संपर्क लाते हो उसकी गति का विरोध करेगा, उसे ही क्या कहोगे? घर्षण कहोगे। जैसे हम पृथ्वी पे चल रहे हैं, हम घर्षण के कारण ही तो चल रहे हैं, हम नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पृथ्वी हमें बैलेंस बना के रखती है, जो गति के तृतीय नियम में भी आता है, तो ये घर्षण की रीजन है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन इसका, संपर्क में आने वाली दो गतियों को त्वरित करने वाला बल नहीं, दो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचने वाला बल, ये तो आकर्षण हो जाएगा, ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत है, ए का भी। दो वस्तुओं को एक दूसरे के अलग करने वाला बल, ये प्रतिकर्षण हो जाएगा, ये भी नहीं है। संपर्क में रहने वाली दो गतियों का विरोध करने वाला बल, हमेशा घर्षण विरोध करता है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगली बात, घर्षण गुणांक क्या है? घर्षण गुणांक क्या होगा भाई? दो तलों के बीच के घर्षण बल की माप, तो राइट ऑप्शन है दो तलों के बीच घर्षण बल के माप। सभी तलों का स्थिर मान नहीं, सी है घर्षण कोण का मान नहीं, संपर्क तल की रुद्धकता का माप, ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? देखो अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात हमेशा धनात्मक होता है? सबसे पहले तो देखो ये मैथ के चतुर्थांश है, यानी कि आपके पास में फर्स्ट है, फर्स्ट में ध्यान रखना ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ये सेकंड है, ये आपके पास में थर्ड है, और ये आपके पास में फोर्थ है। सेकंड में रहेगा साइन, और साइन थीटा ले लो, यहाँ पे कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड में टेन थीटा और कोट थीटा, यानी कि एक दूसरे के उल्टे। फोर्थ में कोस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं और बाकी नेगेटिव रहते हैं। इसमें ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव, और बाकी इसके अलावा जो छह हैं आपके पास में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, वो सभी क्या है? दो दो आपके पास में पॉजिटिव रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द्वितीय, ये दूसरा ये है, तो इसमें कौन सा पॉजिटिव रहेगा? कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट और साइन, तो इसका राइट कौन सा रहेगा? डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, साइन। अगला है प्रथम चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणीय अनुपात हमेशा धनात्मक होगा? देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये सारे सही हैं, कोसाइन भी रहेगा, टेंजेंट भी रहेगा, कोट भी रहेगा, लेकिन साइन भी रहेगा। लेकिन इसने एक आधार मानते हुए कहा है जब भी आप थीटा लेते हो 90 थीटा माइनस में 0 डिग्री, तो हमेशा कोस पॉजिटिव आता है। क्या रहेगा? कोस, और सेक क्या आता है? पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका ऑप्शन मानोगे ए। बाकी ये सारे क्वेश्चन क्या हैं? सही हैं, यानी कि ये क्वेश्चन हट भी सकेगा, जहां तक हटेगा, क्योंकि इसके सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं सभी, चाहे आपके पास में साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोस हो, ये सभी आपके पास में फर्स्ट में रहते हैं। अगला है 10, 20, 270 का मान होता है। 270 का 10 का क्या होगा भैया? 10 270 का मान शून्य नहीं होगा, -1 भी नहीं रहेगा, अपरिमित रहेगा, यानी कि अनडिफाइंड रहेगा। सी इसका राइट आंसर है, डी भी नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। फर्स्ट है प्रथम अपील और द्वितीय अपील के ज्ञापन के साथ कोई शून्य दे नहीं होगा, कोई भी दे आपको देना नहीं होगा, ठीक है। निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक अवकाश की गणना नहीं की जाएगी, जैसे संडे वगैरह आ जाते हैं जो निर्धारित कर दिए भी इतने समय में आपका जो कार्यकाल है इसमें आपकी अपील किए हैं उसका ज्ञापन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसमें जब संडे वगैरह आ गए तो निर्धारित जो अवकाश है तो उनका क्या नहीं मिलेगी, गणना नहीं की जाएगी। तो ये दोनों ही सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। तो देखते हैं ऑप्शन केवल 2 सही है, नहीं फर्स्ट भी सही है तो ये गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है, ये नहीं दोनों सही है, ये गलत ऑप्शन हो गया। सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो सी इसका राइट आंसर है, डी इसका क्या है? गलत आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग नगर पालिका के चुनाव को आयोजन करता है? देखो जो चुनाव आयोग है इसने बोला है कि राज्य का चुनाव आयोग, राज्य के चुनाव आयोग की बात करें तो आपके पास में 243 ZA होता है, लेकिन यहाँ पे जब पंचायती चुनाव की बात करें तो 243 के होता है। तो अनुच्छेद 241 दो नहीं, अनुच्छेद 243 के, यानी कि यहाँ पे ZA आएगा, ये पंचायती राज का है इसलिए ये इसकी रेंज में भी ले सकता है। अनुच्छेद 240 भी नहीं है,
अनुच्छेद 243 डी भी नहीं है, तो इसको लगभग क्या लिया है, बी लिया है, क्योंकि इन दोनों को एक रेंज में ले सकते हैं, यानी कि 243 जेड से 243 जेड ए, ये अनुच्छेद हैं, इनके बीच में पंचायती राज और राज्य का चुनाव आयोग, नगर पालिकाएं, ये सभी काम होते हैं इन रेंज में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गलत कथन का चुनाव कीजिए। गलत कथन कौन सा है इसमें, आयोग को सिविल कोड की शक्ति प्रदान, हाँ सिविल कोड की शक्ति प्रदान तो सही है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ये बात भी सही है। अगला है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति को द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडल का सदस्य, तो ये गलत है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग को अर्धनायिका निकाय है, ये भी सही है। तो गलत पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रेक्षियर ने 1713 ईस्वी में सवाई जयसिंह कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था, बताओ। मालवा का किया गया था, राइट ऑप्शन है ए, यानी मालवा का। दक्कन का भी नहीं, कामरूप का भी नहीं, उड़ीसा का भी नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 1637 ईस्वी का शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख राजस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ पे है भैया, जयपुर में नहीं है, अजमेर में स्थित है, नागौर में भी नहीं है, अलवर में भी नहीं है, कहाँ है, अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण उदयपुर के किस शासक द्वारा करवाया गया था, कौन से शासक द्वारा करवाया गया था, राणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था, ए इसका राइट ऑप्शन है। राणा करण सिंह के द्वारा नहीं, राणा प्रताप सिंह ने भी नहीं करवाया था, राणा सांगा ने भी नहीं करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नाथरा की पाल खनन क्षेत्र स्थित है, कहाँ पे है नाथरा की पाल का खनन क्षेत्र, उदयपुर में स्थित है, डूंगरपुर में नहीं, उदयपुर राइट आंसर है, गंगानगर में भी नहीं, हनुमानगढ़ में भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिशनपुर बांध किन नदियों के संगम पर है, बिशनपुर बांध बनास, डाई और खारी नदी के संगम पे है, बनास खारी मासी के पर नहीं है, बनास मासी कोठारी पर भी नहीं है, बनास खारी कोठारी पर भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों से राजस्थान के मरुस्थलीकरण हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है बताओ भैया। जलवायु से भी मरुस्थलीकरण हो रहा है, ठीक है, कम वनस्पति से भी मरुस्थलीकरण है, सही बात है, जनसंख्या वृद्धि से भी मरुस्थलीकरण हो रहा है। अगला है आपके पास में अनियंत्रित पशुचारण से भी मरुस्थलीकरण हो रहा है, सूखा से भी, यानी कि सभी के कारण से क्या हो रहा है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, केवल 2 3 4 यानी एक नहीं है तो ये गलत है, 1 2 3 नहीं है तो ये गलत है, 1 2 3 4 यानी सभी हैं, सी इसका राइट ऑप्शन है, डी भी गलत है। अगला देखो, चोकला नस्ल, चोकला नस्ल किसकी है भैया, भेड़ की नस्ल होती है चोकला, तो भैंस की नहीं, भेड़ की राइट ऑप्शन है, बकरी की भी नहीं है और गोवंश की भी नहीं है, राठी वगैरह होती है गोवंश वगैरह की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, बंद कंटेनर में गैस के दाब पर तापमान बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, भाई तापमान बढ़ाओगे बंद कंटेनर तो दाब भी बढ़ेगा, ठीक है, दाब भी क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा, ताप बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन देखना, दाब स्थिर रहता है, गलत बात है, दाब बढ़ता है, राइट है बी, दाब घटकर फिर बढ़ता है, ये गलत है, दाब कम होता है, इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बाहरी त्रिज्या आर और आंतरिक त्रिज्या आर वर्ताकार रिंग का परिमाण सूत्र होगा। देखो बोले बाहरी त्रिज्या क्या है आपके पास में, ये आर है, और ये जो कैपिटल आर है, और आंतरिक त्रिज्या वो क्या स्मॉल आर है। तो बोले कि इस जो रिंग है इसका परिमाणी सूत्र क्या रहेगा, तो इसका रहेगा 2 पार यानी कि वर्त, और आर प्लस में स्मॉल आर रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, पाई आर प्लस में आर, गलत है, 2 पाई आर माइनस आर ये भी गलत है, पाई आर माइनस आर ये भी गलत है, 2 पाई आर प्लस आर यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल, ये आर त्रिज्या का वर्त है, जो इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई आर होगी, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ए इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि बी भी नहीं है, डी भी नहीं है और सी भी नहीं है। अगला है,
लाभ का सूत्र, लाभ क्या होता है आपके पास में भाई, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोल सकते हैं, इस क्रय मूल्य को क्या बोल सकते हो, लागत मूल्य। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, विक्रय मूल्य माइनस में लागत मूल्य होना चाहिए, लागत मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, ये तो आपके पास में क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है विक्रय मूल्य गुणा में लागत मूल्य, ये भी गलत है। विक्रय मूल्य बटे में लागत मूल्य, ये भी गलत है। विक्रय मूल्य माइनस में लागत मूल्य, राइट ऑप्शन है डी, इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी वस्तु की लागत कीमत 50 रुपए है और विक्रय मूल्य 70 रुपए, तो लाभ प्रतिशत। सबसे पहले तो अगर आप बात करें तो लाभ निकालें इस क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का लाभ निकालेंगे तो क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस में लागत मूल्य। विक्रय मूल्य आपके पास में क्या है, 70 है, 70 माइनस में और लागत मूल्य क्या है, 50 है, तो कितना है आपके पास में, 20 है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो लाभ कितना है आपके पास में 20, लागत मूल्य कितना दिया आपके पास में 50 और गुणा में 100, 50 दूनी 100 और 2 से गुणा करोगे तो 40%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक दुकानदार कोई वस्तु को 900 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य, अगर क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो आपके पास में लागत मूल्य क्या रहेगा, आपके पास में लागत मूल्य रहेगा आपके पास में कि कोई भी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य गुणा में 100 और बटे में क्या हो जाएगा आपके पास में जो लाभ हानि दे रखे हैं, यानी कि लाभ यानी कि 100 प्लस में लाभ प्रतिशत में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 900 गुणा में 100 और लाभ दे रखा है तो 100 में जोड़ दोगे और हानि दे रखा होगा तो 100 में से क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो आपके पास में कितना होगा 900 गुणा में 100 बटे में 120। आप इसको कैंसिल 3 से काट सकते हो, ये 3 बार गया और ये 4 बार गया, इसको आप 25 से काट सकते हो और 25 75 1 0 यानी कि 750 रुपए। तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि 7/10 का 10 है। कितना इजी क्वेश्चन है, यानी कि 52 का 7/10 को क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उस वर्ग का क्षेत्रफल बात करते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यानी कि उसमें वर्ग सेमी में, ये वो वर्ग सेमी है, ऐसा नहीं है सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर है, वो वर्ग मत मान लेना चौकर वाला। तो आयतन का, आयत का क्या होगा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये किसका क्षेत्रफल होता है, आयत का, और ये आयत का क्षेत्रफल है। और ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में 53 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 8 गुणा 5, 8 पंजू 40 सेंटीमीटर वर्ग सेमी, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें 54 की, 54 में 3/5 प्लस में 1/10, इन दोनों का लघुत्तम ले लो, 10 लघुत्तम आया तो ये 5 को 2 बार जाता तो ऊपर गुणा कर दो, 6 आया और ये कितना है 1, तो 7/10, यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा 7/10, डी इसका राइट आंसर है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में 300 के समीप पूर्ण वर्ग कितना होता है, तो सबसे पहले तो देखो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो 55 नंबर क्वेश्चन, या आप इसको ऐसे भी निकाल के कर सकते हो। ये 300 सबसे पहले इस इधर से आप जोड़ा करना स्टार्ट करोगे, किधर से, इधर से, तो 1 पर जाएगा, ये कितना हुआ अभी 1 और यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे बचा 2। अब किस संख्या से करें हम, 7 से कर दें, यहाँ पे 7 से गया तो कितना हो जाएगा 7 2 7 49, 9 4 कैरी यानी कि 49 हो गए, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। अब ये इसके नीचे जाएगा तो ये क्या हो गया आपके पास में, ये संख्या बची 11, ये लगभग की बात कर रहा है तो कम से कम ये किसके बराबर है, यानी कि किसके लगभग आ रहा है 300, 17 के अप्रोक्सीमेटली। 17 का अगर मैं बात करूं वर्ग की तो 17 का और 18 का वर्ग कितना आता है, 18 का वर्ग कितना आएगा आपके पास में, कितना आएगा 18 का वर्ग,
और 17 का वर्ग कितना आएगा? 17 का वर्ग कितना आएगा? फटाफट बताओ, 17 का वर्ग कितना आएगा? देखो, अगर वर्ग वैसे निकालना है तो वैसे देखो, या तो आप ऐसे गुणा कर लो या सीधा a का स्क्वायर करके कर लो, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 हुआ, ठीक है। और फिर इन दोनों को गुणा किया, फिर 2 से किया और 4 वो जोड़ दिएगा, 8 आया, 1 का स्क्वायर 1 2 289। अब ये बताओ इनके किसके नजदीक ये 300 है? तो ज्यादा नजदीक किसके है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा? 17 इसका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। या आप वैसे भी निकाल सकते हो इन क्वेश्चनों को। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कार्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखो, कार्य से रिलेटेड कौन कौन से कथन इसमें सत्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 आ चुके हैं और ये भी उसी प्रकार में है। तो देखो, कार्य अदिश राशि होती है, कार्य हमेशा ध्यान रखना, कार्य अदिश राशि होती है। कार्य क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में चली गई दूरी यानी कि विस्थापन, या बल की दिशा में चली गई दूरी, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से देखो, कार्य अदिश राशि होती है, हाँ ये राइट है। दूसरा, बल और तय की गई दूरी के गुणनफल कार्य की गणना है, ये भी सही है। कार्य हमेशा शून्य होता है, ये जरूरी नहीं होता कार्य शून्य होता है, क्योंकि कार्य कब शून्य होगा? W बराबर में क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। अगर किसी के कोण के सापेक्ष लगाते हो तो कार्य शून्य जब होता है जब आपके पास में विस्थापन शून्य हो, या आपके पास में एक दूसरे के बल और विस्थापन एक दूसरे के कितने डिग्री का कोण बनाता हो? 90 डिग्री का, यानी कि परपेंडिकुलर हो, तो ही कार्य शून्य होता है। लेकिन हमेशा शून्य नहीं होता, क्योंकि हमेशा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो और शून्य भी हो सकता है, तो हमेशा शून्य नहीं होगा, इसलिए ये क्या है आपके पास में? गलत है। किसी वस्तु में कोई गति होने पर ही कार्य करता है, कोई वस्तु की गति करेगा तो ही कार्य होगा, तो ये भी आपके पास में सही है। तो देखो, इस क्वेश्चन को या तो हटाया जाएगा, लेकिन या यहाँ पे असत्य बोलेगा, असत्य बोलेगा तो सी आएगा, और इन तीनों में से रेफरेंस देखोगे तो बी की ज्यादा बेटर है। बल गुणा विस्थापन, यानी कि बल और तय की गई दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होती, तभी तो गणना करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? बी। बाकी ये 3 सही है और ये एक गलत है, ठीक है। वो एग्जाम पर डिपेंड करता है, बोर्ड पे डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिकेटर्स हॉर्स पावर, यानी कि IHP क्या होती है? इंजन के आउटपुट शेफ्ट में उपलब्ध होने वाली पावर, नहीं ये नहीं होगी भैया। इंजन के इनटेक में मापी जाने वाली पावर, ये भी नहीं होगी। इंजन के एग्जॉस्ट में मापी जाने वाली पावर, ये भी नहीं होगी। इंजन के सिलेंडर में विकसित होने वाली पावर, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहेगा। जितना सिलेंडर में जितना फ्यूल का खर्च होगा उतनी ही ये इंडिकेटेड पावर ज्यादा होगी, ठीक है। वो ही पावर क्या है? इंडिकेटेड पावर है। तो ये राइट ऑप्शन है डी। अगला है ब्रेक हॉर्स पावर और इंडिकेटर पावर में क्या अंतर है? भाई सच, इंडिकेटर पावर IHB एक प्रकार की कुल पावर के बराबर होती है, तो ऑब्वियसली ये बड़ी रहेगी, ये छोटी रहेगी। तो ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन, BHP IH से हमेशा छोटी होती है, BHP IH से छोटी होती है, ये राइट चीज है। BHP IH के बराबर होती है, नहीं। अगला है BHP और IH के असंबंध, नहीं संबंध है। BHP IH से हमेशा बड़ी होती है, ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ए इसका राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में कौन सी मृदा में लवणता एवं क्षारीयता का समाधान है? किस में है भैया? जिप्सम में है, ए इसका राइट ऑप्शन है। पोटास भी नहीं, गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन रॉक फॉस भी नहीं है, डी यूरिया भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के जिले जहां 56 का मैदान विस्तृत है। जो राजस्थान के जो कोई नीचे के जो जिले हैं ना, यहाँ पे जो चतुर्भुज जैसी आकृति है, देखो मेरे को आती नहीं है, ये ऐसे चतुर्भुज जैसे है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, ये जो बांसवाड़ा, उदयपुर और ये वाला है, ये जो चित्तौड़गढ़ वाला है ना, ये कौन से हैं? 56 के वो कहलाता है। तो उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाला है। राजस्थान में जिस जिले जहाँ 56 का मैदान विस्तृत है वह है उदयपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर में नहीं है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। डूंगरपुर में है नहीं, तो ये गलत है, यानी कि ये बी भी गलत हो गया। अगला है उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, यानी कि डूंगरपुर राजसमंद नहीं है, तो ये भी क्या है? गलत है। उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, डी इसका राइट ऑप्शन है।
डी इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन है। अगला, वैज्ञानिक प्रयोग गणनाओं के आमतौर पर किस तापमापी पैमाने का उपयोग किया जाता है? देखो फ़ारेनहाइट तो क्या क्या कहलाएगा, डॉक्टरी पैमाना कहलाएगा। केल्विन वैज्ञानिक तौर पे जितने भी मान लेते हैं वो केल्विन में मापते हैं, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। रैंकिन भी नहीं और सेल्सियस भी नहीं। अगला है, फ़ारेनहाइट के पानी का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, जो उबलता है, जिस पर भाप बनने की कोशिश करता है। तो देखो 32 डिग्री ये गलनांक है, ये क्वथनांक नहीं है, तो ये गलत है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी नहीं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये राइट ऑप्शन है, ये क्वथनांक है, और 0 फ़ारेनहाइट पर भी नहीं, तो इसका सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। अगली अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन, अगली बात करें, समुद्र और स्थल समीर के निर्माण में किस प्रकार की उष्मा स्थानांतरण होती है? भाई एक तो आपको क्या दे दिया, देखो इसमें क्या दे दिया, एक तो समुद्र दे दिया और एक क्या दे दिया, स्थल समीर के निर्माण में किस प्रकार की उष्मा स्थानांतरण होती है। संवहन तो एक मीडियम में होती है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा विकिरण यानी माध्यम ही नहीं होते, ये भी नहीं होगा। चालन और विकिरण भी नहीं होगा, कौन सी रहेगी, चालन रहेगी, यानी कि डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? लालदास नहीं भाई, लालदास नहीं है। संत हरिदास राइट ऑप्शन है, संत हरिदास। संत मावेसी भी नहीं है, दादू दयाल भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि इसमें डैश डैश कौन सा, रंग महल, करण महल, अनुपम महल आदि राज मुगल पद्धति का समुचित समन्वय है। यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे, रंग महल हुआ, करण महल हुआ, अपमहल हुआ, तो कौन सा रहेगा, वो कौन सा रहेगा, जोधपुर भी नहीं रहेगा, ये सब के सब बीकानेर में है, बी इसका राइट ऑप्शन है। जैसलमेर भी नहीं है, उदयपुर भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उष्मा उपचार प्रक्रिया में धातु को उच्च ताप पर गर्म करके आंतरिक तनाव मुक्त करने के लिए धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? कवेचिंग नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता कवेचिंग, ये प्रक्रिया कवेचिंग नहीं। टेपरिंग भी नहीं है, नॉर्मलाइजिंग भी नहीं है, एनलिंग है। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, एनलिंग रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, मंगल ग्रह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का लगभग 38% है। यदि वस्तु का भार पृथ्वी के भार पर 100 न्यूटन है तो मंगल ग्रह पर इसका भार कितना होगा? देखो जैसे इसने क्वेश्चन दिया वैसे ही आपको निकालना है। इसने बोला कि मंगल ग्रह पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का लगभग 38% है। यदि पृथ्वी का भार का 38% है मंगल का भार, तो मंगल ग्रह का भार कितना होगा? तो मंगल ग्रह का कितना है, मंगल ग्रह का भार, इसने बोला कि पृथ्वी के भार का कितना है, भार का कितना है 38% है। इसमें दे दिया पृथ्वी का भार कितना है आपके पास में 100 न्यूटन है, और इसका 38% है, तो 100% को हटाओगे 100 करोगे तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 38 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इकाई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई की आधार इकाई नहीं है? देखो मीटर है वो आपके पास में लंबाई की एसआई यूनिट है, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है ये आपके पास में समय की एसआई मात्रक है, तो ये गलत है। पाउंड, पाउंड क्या है भाई, एफपीएस पद्धति में है, ठीक है। किसमें, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है, ये एफपीएस पद्धति में है, ठीक है। और ये द्रव्यमान की मात्रक है, ये नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन भी ये रहेगा सी। किलोग्राम है, ये किसका है, द्रव्यमान का है। और ये सभी एसआई पद्धति के मात्रक है, ये भी एसआई का है, लेकिन ये किसका है, एफपीएस का है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, पाउंड, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई इकाई है, देखो ऑप्शन ए ओम है, ये प्रतिरोध का भी मात्रक है, ये इंपीडेंस का भी मात्रक है, ठीक है। ये आपके पास में एक्स यानी कि प्रतिघात का भी मात्रक है, ठीक है, तो ये विद्युत धारा का नहीं है। वोल्ट, ये विभव का भी मात्रक है, विभवांतर का भी मात्रक है, और ये ईएमएफ का भी मात्रक है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी। देखो चैनल पे जो फिजिक्स की क्लासेस पढ़ी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं,
ठीक है, जो फिजिक्स कंप्लीट कराए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जूल है ये कार्य का मात्रक है और ऊर्जा का मात्रक है एसआई पद्धति में। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि ये भी नहीं है। अगला लिखो, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? बताओ, यहां पे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? क्या होते हैं? देखो 1 मीटर है, उसमें कितने मिलीमीटर होंगे? 100 मिलीमीटर होंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? डी इसका राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याओं का मैतम समापर्त्य क्या होता है? क्या होगा मैतम सामान्य भाजक? भाई ये ए ही राइट आंसर है, यानी कि इंग्लिश में पढ़ना इसको, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF टू नंबर्स इज आल्सो नाउन एज ग्रेट कॉमन डिविजर, यानी कि GCD। राइट आंसर है प्राइमम फ्रैक्शन, यानी कि मुख्य गुणनखंड प्रक्रिया नहीं, दशमलव अंश भी नहीं है और न्यूनतम समाक भी नहीं है। तो ए इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग अभिलेखित वन क्षेत्र के रिपोर्ट में किया गया है। ए इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि 9.1, यानी कि यहाँ पे 9.61 था, यानी कि कितना किया गया है? 9.61। तो यहाँ पे 9.6 ले सकते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। अगला है, कौन सी झील बूंदी जिले में स्थित है? कौन सी है? आना सागर अजमेर में है, ये भी नहीं है। नक्खा झील है आपके पास में, नवलखा झील है आपके पास में बूंदी में, नक्की झील आबू में है, राजसमंद भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास में नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? नवलखा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, डीग में नहीं है, कुमेर में भी नहीं है, बयाना में भी नहीं है, सवेर में है, सवेर भरतपुर में है, सेवर में है, सेवर भरतपुर में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सेवर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? एक समान वस्तु में गुरुत्वीय केंद्र कहाँ स्थित होता है? कहाँ होता है भाई? बताओ कहाँ होता है? वस्तु के सबसे नीचे? नहीं। वस्तु के शीर्ष पर भी नहीं। वस्तु के आकार पर निर्भर करता है? नहीं। ज्योमेट्री केंद्र, यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अनियमित आकार की वस्तुओं को गुरुत्वीय केंद्र प्रायोगिक रूप से कैसे निर्धारित किया जा सकता है? कैसे करोगे? वस्तु के पिवट बिंदु को पर संतुलित करके? नहीं। दूसरा, वस्तु के आयाम को मापकर उनकी गणना करके, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। वस्तु को देखने के बाद अनुमान लगाकर? ये भी नहीं। केवल गणितीय सूत्र का उपयोग करके? ये भी नहीं है। तो बी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन करें, अंत प्रवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? देखो साबी भी अंत प्रवाह की है, काकनी भी अंत प्रवाह की है, कातली भी अंत प्रवाह की है, सुकी ही नहीं है जो पाली वगैरह से होकर गुजरती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी इसका राइट ऑप्शन है। अगली क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में निम्न में से किस जिले में जून माह में 50 डिग्री सेल्सियस या अधिक तापमान दर्ज किया जा सकता है? निम्नलिखित सबसे प्रयुक्त विकल्प है उदयपुर, डूंगरपुर, चूरू, बांसवाड़ा, यानी कि सबसे गर्म राजस्थान में चूरू है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि चूरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहर में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर अवस्थित नहीं है? 15 पे देखो, बीकानेर भी 15 पे आता है, जैसलमेर भी किस पे आता है? 15 पे आता है, श्रीगंगानगर भी किस पे आता है? 15 पे आता है। क्रोली नहीं है, यानी कि जैसलमेर वगैरह ये 15 पे नहीं आते, यानी कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सी इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके पास में 80 का, यानी कि इसको खोलोगे तो देखो 2x प्लस में 6, 8x माइनस में 6, पक्षांतरण कर लो। अगर आप इधर पक्षांतरण करते हो तो 8x माइनस में 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 6 इधर जाएगा, 6 6 12 है। यहाँ से कितना बचा? 6x, और यहाँ पे क्या बोला? 12 है। x बराबर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? x बराबर में 2, बी इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, साइन फलन के व्युत्क्रम, यानी कि 1/sin, तो इसका क्या रहेगा? कोसेक।
तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 82 का क्वेश्चन क्या कहता है कि कोस एक्स 1/2 यानी कि x बराबर में कोस इनवर्स 1/2 किसका मान है? 60 डिग्री का है। तो राइट ऑप्शन रहेगा बी। अगला है खेलकूद की किस गतिविधि को प्रदर्शन करने के गुरुत्व केंद्र महत्वपूर्ण होता है? देखो इसमें गुरुत्व केंद्र लगभग सभी में महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा किस में है? लंबी कूद में भी नहीं, ऊंची कूद में भी नहीं, जिम्नास्टिक में है, यानी कि बैलेंस बनाना पड़ता है जिम्नास्टिक में। ये एक क्या है? खेल कूद से रिलेटेड ही है, जैसे लकड़ी वगैरह पे चलना, ये वाली चीजें होती है। तैराकी में भी नहीं, यानी कि ऑप्शन तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? सी को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किस प्रकार के ब्रिज के लिए सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि उसके आलम के तल पर गुरुत्व केंद्र हमेशा रहता है? कौन सा ब्रिज है वो? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, कौन सा ब्रिज है वो? सस्पेंस ब्रिज नहीं, केबल स्टेट ब्रिज भी नहीं, बीम ब्रिज भी नहीं, आर्क ब्रिज राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आर्क ब्रिज से ज्यादा बीम में होना चाहिए। सी और डी में से एक है, यानी कि ज्यादा प्रायोरिटी आप आर्क ब्रिज को दोगे या बीम ब्रिज भी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में किसका कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन, उन्हें संबंधित राज्य को मुख्यमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन इसको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। तो देखो अगला, तो ये तो इसका रोल ही नहीं है। दूसरा, उन्हें राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, राइट ऑप्शन है बी। इन्हें राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, ये से भी नहीं। इन्हें संबंधित राज्यपाल द्वारा हटाया जाए। राजस्थान राज्यपाल तो इनको राज्य मानव अधिकारी आयोग के अध्यक्ष हो या उनको क्या देता है? नियुक्ति देता है, शपथ दिलाता है, तो ये भी नहीं। यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा है? बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है राज्यपाल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति के प्रति भी नहीं, मुख्यमंत्री के प्रति भी नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद नगर पालिकाओं को उचित कर, शुल्क, पथ कर, फीस, उद्घृत, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? अनुच्छेद 243x यही राइट ऑप्शन है। अनुच्छेद 243y नहीं करता, अनुच्छेद 243z भी नहीं करता, अनुच्छेद 243w भी नहीं करता। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से विषय में संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है? इसमें से कौन सी है? महिला और विकास विज्ञान नहीं, गंदी बस्तियों को सुधारने का प्रयत्न करने के लिए है, यानी कि परिवहन है, यानी कि 20 का राइट आंसर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी नहीं, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन भी नहीं, यानी इसका राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? देखो इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे आप कैसे करोगे? देखो 3x और 2x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसमें से 3 में से 2 गया तो एक एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पे प्लस का 5x और माइनस का 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस का यानी कि 5 है यहाँ, और यहाँ पे क्या है? माइनस का, तो प्लस का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाला है। यानी मैथ बहुत ईजी आया था, मैथ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया मैथ के। तो देखो ए ऑप्शन, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 नहीं, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी राइट ऑप्शन है डी। अगले क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन ऊपर रहेगा, देखो 89। ये 89 में देखो, 89 में क्या कहता है कि 5x प्लस में 8 बराबर में 3x माइनस में 4। x पूछा है, पक्षांतर कर दो। 5x माइनस का 3x बराबर में माइनस का 4 माइनस का 8। ठीक है, माइनस यानी कि ये 2x बना, या माइनस का 4 है माइनस के 2, माइनस चिन्ह हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 12 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 12/2, यानी कि x बराबर में माइनस का 6। तो इसमें होगा आपके पास में डी इसका राइट ऑप्शन है, x बराबर में माइनस का 6।
अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग इकाई है तो उसका विकिरण की लंबाई लगभग क्या होगी? भाई बताओ। वर्ग, वर्ग का मतलब क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा स्क्वायर। यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है आपके पास में वर्ग का? भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया आपके पास में 64 है, तो भुजा का स्क्वायर है, तो भुजा कितनी बनेगी? 8। तो ये आपके पास में 8 है और ये भी आपके पास में 8 है। तो यहां से आप किसके विकिरण की पूछोगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये 2 हो गए, तो आपके पास में 64 प्लस 64, यानी कि ये जो विकिरण है, विकिरण बराबर में ये दोनों भुजाओं का वर्ग का योग, तो इतना कितना हो जाएगा आपके पास में? 8, 128, 128 लगभग किसके बराबर होता है? 12 के वर्ग के, यानी 144 12 का वर्ग होता है, तो लगभग किसके बराबर है? 12 के। तो इसमें हो जाएगा आपके पास 12, बी इसका राइट ऑप्शन है, ए भी गलत है। यानी कि देखो 128 आया, 128 किसके वर्ग के बराबर है? ठीक है, 121 11 तो ऑप्शन नहीं है आपके पास में, 121 और 144 के तो बराबर 144 के है ना। ठीक है, क्योंकि 128 में भी देखोगे तो 11 का तो कितना होता है? 121 होता है, और 12 का कितना होता है? 144। तो आपके पास में 128 है, किसके नजदीक है? ठीक है, 111 के नजदीक है, लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए किसको लेंगे? 12 को। तो ए भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का मान क्रम से 3 इकाई 5 इकाई है तो उसके कर्ण का। इसने बोला कि आपके पास में 92 का क्वेश्चन है, उसने बोला कि समकोण त्रिभुज है, छोटी भुजा बोल दी तो आपके पास में कौन कौन सी भुजा हो सकती है? यानी कि आधार, यानी कि आधार मैंने माना 5 और ये क्या है? 3। ठीक है, तो यहां कर्ण को पूछा है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा आपके पास में? इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर का योग, और कर्ण बराबर में क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि रूट कितना हो जाएगा आपके पास में? 25 और 9 को जोड़ोगे कितना आएगा आपके पास में? 34। 34 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? 34 का निकालोगे आपके पास में तो ये कितने बार जाएगा? 5 का। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा आपके पास में? 9। ठीक है, और यहाँ पे 5 पॉइंट लगाओगे तो 2 0 एक साथ लगाओगे तो अप्रोक्सीमेटली कितने ले लोगे? 8 पे, तो 5.8, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। देखो पाइथागोरस प्रमेय का किसके लिए उपयोग करें? भुजा निकालने के लिए करें तो ऑप्शन देखते हैं, त्रिभुज के कोणों का योग निकालने के लिए? नहीं। दूसरा है समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई निकालने के लिए? बी इसका राइट आंसर है। सी इनमें से कोई नहीं, डी है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए? ये भी नहीं है। ई जब आपके पास नहीं आए तो ऑप्शन भरना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यानी कि आपसे बोला 2x बराबर में 16 में x का मान होगा, यानी कि 2x है और बराबर में 16 है, तो इसको बेस में बराबर कर लो। 2x बराबर में 2 की 4, यानी कि 16 बराबर में ये होता है कि तो बेस बराबर है तो आधार घात भी क्या होंगी? बराबर होंगी, तो x बराबर में 4 होगा। ये आपके पास में 94 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा? x बराबर में 4, यानी कि डी, बी इसका राइट ऑप्शन है, ए और सी, डी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में 95 का क्वेश्चन है, यानी कि 3x प्लस में 7 बराबर में 22 है तो x का मान, तो पक्षांतरण करो 3x 22 माइनस में 7, तो आपके पास में क्या बचा भाई? क्या बचा यहाँ पे? 15, तो x बराबर में क्या हो जाएगा? 15/3 यानी कि 5। तो कौन सा होगा जो 5 इसका राइट आंसर होगा? ए 6 नहीं है, बी 7 नहीं है, सी 8 नहीं है, डी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस क्लास के लीवर भार आलम और प्रयास के बीच में है? देखो जो आपके पास में फर्स्ट लीवर लेवल होता है, यानी कि फर्स्ट उत्तोलक होता है, यानी कि उसमें आपके पास में आलम हमेशा बीच में होता है। आलम किसके बीच में होता है? भार और प्रयास के, यानी कि फर्स्ट लेवल का उत्तोलक, यानी कि अगर मैं इसको बोलूं तो लीवर। सेकंड लीवर, क्लास सेकंड लीवर की बात करें तो उसमें क्या होगा आपके पास में? बाहर बीच में रहेगा,
किसके बीच में रहेगा? आलम और प्रयास के। थर्ड लीवर की अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा? प्रयास क्या रहेगा? बीच में रहेगा। किसके? भार और आलम के। इससे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा एग्जाम में। तो देखो इसमें ये किस प्रकार का लीवर हो गया? बाहर, आलम और प्रयास के बीच में। तो सेकंड हो गया, तो ए ऑप्शन सही है। बी भी नहीं है, थर्ड फोर्थ लीवर भी नहीं है, और डी फर्स्ट लीवर भी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्ड लीवर का उदाहरण है? अब इनके चारों के बारे बताऊंगी ये कौन कौन से लीवर है। नट कटर कौन सा लीवर है? कौन सा लीवर होगा? सेकंड लीवर। फिशिंग रोड ये कौन सा है? बीच में प्रयास है, थर्ड लीवर है। व्हील बैरो ये भी सेकंड लीवर है। कोबार ये भी सेकंड है। ठीक है, तो इसने बोला कि थर्ड में कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी वस्तु लाक्षणिक रूप से विद्युत की सुचालक यानी कि विद्युत की चालक होती है? कांच विद्युत की कुचालक होती है, लकड़ी भी क्या होती है? कुचालक। तो ये दोनों नहीं रहेंगे। ठीक है, रबड़ भी क्या होता है? कुचालक होता है। तांबा क्या होता है? हमेशा चालक होता है, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? साधारण ब्याज की गणना की जाती है। साधारण ब्याज हमेशा उसकी जो मूल राशि ना उस पर उसकी गणना की जाती है। तो देखते हैं आंसर। केवल ब्याज मूल्य पर नहीं, साधारण ब्याज कभी भी चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे कि आपने मूल पे, मानो कि किसी को आपने 100 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, और आपने 5 साल बाद में वापिस रुपए ले रहे हो ब्याज में, साधारण ब्याज से, तो वो 1000 रुपए पे 5 वर्ष का निकालेगा। अगर आपने 1000 रुपए दिए 5 साल के लिए, तो पहले वो 5 बार 5 साल के 1-1 साल का निकालेगा। जैसे 5 साल के 1000 पे निकाला आपने, तो पहली साल का निकाला, वो ब्याज मानो कि 10-20 रुपए है, तो उसमें जुड़ जाएगा, फिर वो मूल बन जाएगा, फिर अगले साल का वो मूल बन जाएगा। तो हमेशा साधारण ब्याज केवल मूल यानी कि धन राशि पर यानी कि मूलधन पर ही निकालते हैं। चक्रवर्ती ब्याज किस पे निकालोगे? मूलधन और ब्याज दोनों को लेके निकालोगे, ध्यान रखना। तो देखो इसका ऑप्शन है केवल ब्याज पर गलत है, मूलधन और ब्याज पर इसमें चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं, तो ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, केवल मूलधन पे डी इसका राइट ऑप्शन है, केवल मूलधन पर। अगला है, यदि मूलधन 2000 ब्याज दर 5% वर्ष से समय 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवर्ती संयोजन किया जाता है, तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर। तो सबसे पहले तो देखो ऐसा ही साधारण ब्याज, क्वेश्चन नंबर 100 का ऐसा ही, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो मूलधन यहाँ पे कितना है? 2000, और दर कितने है? 5, और समय कितना है? 2 वर्ष, तो बटे में 100। तो ये 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, तो कितना है आपके पास में? यानी कि 200। ये ब्याज आ गया भैया आपके पास में 5 वर्ष में 2%, 5% की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज आ गया? 200 रुपए। अब आता है CI चक्रवर्ती ब्याज। तो मूलधन 1 प्लस में R अपॉन में 100 बटे पावर यानी कि समय माइनस में 1। तो यहाँ पे निकालोगे आपके पास में 1 प्लस में 5/100, और या टी की जगह क्या लिख दोगे? 2 और माइनस का 1, यानी कि यहाँ से काट भी सकते हो। यहाँ पे ये हो गया आपके पास में। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आया? 21 बटे में 20 गुणा में 21 बटे में 20 माइनस का 1। अगर इसको और भी सोल्व करोगे तो कितना होगा? 441 माइनस का 400 बटे में 400। तो ये क्या हो गया आपके पास में? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 20 गुणा 20 400, यानी कि 41 बटे 400। और यहाँ पे जो आपके पास में P है, P कितना है आपके पास में? P था आपके पास में 2000। तो देखो ये यहाँ से ये कट जाएगा, 4 से काटा, ये क्या आएगा? 5। इस 5 को गुणा कर दो 5, और ये 20 आ गया। तो देखो मूलधन कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो साधारण ब्याज तो 200 रुपए आया, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज 205 आया, और इनका अंतर पूछा है। तो अंतर क्या हो जाएगा? CI माइनस में SI, यही होगा। तो CI कितना है?
205 माइनस में 200 यानी कि 5 आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके पास में? ए इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि बी भी नहीं रहेगा, 8 रुपए भी, 10 रुपए भी और 2 रुपए भी नहीं रहेंगे। अगर वोल्टेज वी, धारा आई के संदर्भ में विद्युत पावर पी का सूत्र, पी बराबर में क्या होता है? वोल्टेज गुणा विद्युत धारा, पी आई। तो ऑप्शन देखो, पी आई राइट ऑप्शन है ए। पी वी माइनस में आई गलत है। पी बराबर में सी ऑप्शन, वी प्लस में ये भी गलत है। ई बराबर वी बटे आई भी क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, चालक में विद्युत वाहक बल ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है? स्थिर धारा लागू करने पर नहीं, चालक के चुंबकीय क्षेत्र को निकालने पर, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। इसमें कुचालक को जोड़कर, चालक का उष्मित करके नहीं, यानी कि कौन सा रहेगा? बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है निर्माण परियोजना में सामग्री आकलन की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है भाई प्राथमिक उद्देश्य? फर्स्ट, सामग्री की गुणवत्ता को जांच करना। हाँ भाई करना चाहिए, सामग्री की गुणवत्ता का जांच करना चाहिए, ये बात भी इसकी सही है इस क्वेश्चन में। आवश्यक सामग्री की कुल मात्रा और लागत की गणना करना, सुरक्षा मानकों की अनुपालना की सुनिश्चित करना, प्रोजेक्ट की समय अवधि तय करना। इस क्वेश्चन में देखो लगभग सभी सेम है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे? बी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? बूंदी शैली का नहीं है भैया, कोटा शैली का भी नहीं है, जैसलमेर शैली का है, किशनगढ़ शैली का भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किसमें किस सभ्यता में भारत की ताम्र युगीन सभ्यता की जननी माना जाता है? देखो गिलुंड में भी नहीं है, काली बंगा भी नहीं है, गणेश्वर सभ्यता है जो सवाई माधोपुर में जो गणेश जी का मंदिर वगैरह है वो सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता हाड़ में भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गणेश्वर सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कोमल, फर्स्ट आभूषण का है, दूसरा महिला पहनती है। देखो महिलाओं तो अच्छी तरह से कर सकती है, लेकिन पुरुष बैठते हैं तो पेपर में उनकी विचारों की हालत खराब हो जाती है, कौन कहाँ पहनते हैं। तो देखो इसमें बोरला, यहाँ पे जो गोल गोल एक ऐसे होता है, बोर टाइप का बोरला लगाया जाता है, यानी कि ये किस पे पहना? सिर पर। तो बोरला हमेशा किस पर पहना जाता है? शीर्ष पर। ठीक है, अगली दूसरा है आपके पास में ठुस्सी। ठुस्सी कहाँ पहना जाता है? ध्यान रखना हमेशा, ठुस्सी को हमेशा आप गले में पहनते हो। ठीक है, कहाँ पहनते हो? गले में। तो ठुस्सी को गले में पहना जाता है। पीपल पत्थर कानों में पहना जाता है, तो ये सी ऑप्शन यानी कि डी पर कान पे जाएगा। अब बचा नागरी, नागरी हाथ में पहना जाता है। नौगरी है, नौगरी किस में पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपके पास में? फर्स्ट में बी, यानी कि नहीं ये गलत है, बी इसका राइट ऑप्शन है, सी भी गलत है और डी भी क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है, कौन सा है भैया? केलवदी राष्ट्रीय उद्यान है, ए इसका राइट ऑप्शन है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य भी नहीं, ये तो अभी सेट किया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान भी नहीं है। नाहरगढ़ तो अभी जो जयपुर से बाहर है, जो कुक्कस वाली जो कॉलेज वगैरह आती है, कुक्कस से भी आगे है ये अभ्यारण्य, अभी अच्छा है, बहुत देखने लायक है। जयपुर जब भी आए तो देख के जाइए इसको। पशु पक्षी विहार हेतु सुरक्षित वन क्षेत्र कहलाते हैं, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं, पशु पक्षी के लिए तो अभ्यारण्य आते हैं, उद्यान भी नहीं, आवास भी नहीं, क्या आएगा? अभ्यारण्य। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला है 109 का सॉरी, साइमन कमीशन भारत कब आया? देखो साइमन कमीशन भारत में जब आने की प्रस्तावना गठन किया तो वो 1927 में आया, लेकिन भारत में प्रवेश 1928 में किया। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 1926 नहीं, 1927 में तो गठन किया था, इसका नहीं, तो 1928 में ये आए थे, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन है, डी इसका नहीं होगा। अगला है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान, ये जो इंदिरा गांधी ब्यास कुंड से नहीं है, गोविंद सागर से भी नहीं है, रेणिका झील से भी नहीं है, हरके बैराट से हैं, एमपी वगैरह से होते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? हरके बैराट, यानी कि डी इसका राइट है। 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्य, देखो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, इन दोनों में, दोनों से किसका भाग देख सकते हैं? इसमें 16 में नहीं दे सकते, 6 का 8 का दे सकते हैं, तो ये नहीं होगा।
6 और 8 का 24 में दे सकते हैं, तो ये सही आंसर है। लेकिन इन दोनों में दे सकते हैं, तो इसलिए आप इनको निकाल ही लेना, क्योंकि गलती मत करना। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से निकाला ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4, फिर 2 से निकाला आपने ये 3 और ये क्या हो जाएगा 2, फिर 2 से निकाला तो ये 3 और ये 1 और ये 3, इनको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा अंश 3/4 के बराबर है। भाई सेम संख्या से गुणा कर दो ऊपर नीचे, क्या वही संख्या आती है? देखते हैं, 5/6 नहीं, 6/12 यानी कि 6/12 1/2 आता है, तो ये भी गलत आंसर है। 6/8 2 से काटोगे तो 3/4 यानी कि राइट ऑप्शन है सी। 2/5 भी नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा सी। अब ये अगला है 0.75 का अंश को सरलीकृत कीजिए। 0.75 है, पॉइंट को हटाओगे तो 2 बिंदा होगी, आप काट दो 25 से, 25 3 75, 25 चौके 100 यानी कि 3/4, 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है उस वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजा की लंबाई 100 है। तो वर्ग का जो उस वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। 100 नहीं है, 10 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, और ये भुजा थी सेमी में, तो सेमी गुणा सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 50 नहीं, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। और सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। अगला, अगर कोई संख्या 40 में से 60 हो जाती है तो उसका प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। अब बताओ, अगर कोई भी संख्या है 40 में से कितनी हो रही है 60 हो रही है, तो उसकी प्रतिशत वृद्धि कितनी बढ़ेगी। तो देखो इसमें देखो 40 थी और उससे कितना हो गई 60, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 20 हुआ। 40 से बढ़ा तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब इसको आप काट दोगे, ये कितना हो जाएगा 25, 25 दूनी 50। देखो यहां पे आपके पास में क्या आया, आपके पास में 50% आएगा। ए भी नहीं आएगा, बी इसका राइट ऑप्शन है, सी भी नहीं है और डी नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 गुनी और चौड़ाई आधी हो जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या अंतर होगा। देखो पहले तो क्या था क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई x गुणा y, और इसने बोला दूसरी बार कि आयत की लंबाई 3 गुनी यानी कि लंबाई 3x कर दी, और चौड़ाई कितनी कर दी आधी यानी कि 1/2 y। तो इन दोनों को 3/2 xy पहले से कितना हुआ 1.5 गुना ही तो होगा, एक सही 1/2 यानी कि 1.5 गुना ही तो हुआ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखो 1.5 गुना हो जाएगी, ए इसका राइट ऑप्शन है। आधा हो जाएगा ये भी नहीं, चौगुना हो जाएगा ये भी नहीं, 2 गुना हो जाएगा ये भी नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धातु का कौन सा गुण जिसने बिना टूटे हथौड़े से मारकर मोड़कर एक पतली सीट में बदलने की अनुमति देता है। फर्स्ट भंगुरता नहीं, बी चालकता नहीं, सी कठोरता भी नहीं, डी तन्यता यानी कि इसको कूटोगे खींचोगे तो खींच सकते हो बहुत लंबी दूर तक, ठीक है, यानी कि इसमें क्या रहेगी तन्यता, ठीक है। वैसे अगर तुमसे यहाँ पे अगर दे देता हागात वर्ध्यता तो हागात वर्ध्यता को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि जब तार वार बनाते हैं तब तो तन्यता को देते हैं, लेकिन चादर वादर बनाते हैं तो किसको देते हैं आघात वर्ध्यता। तन्यता का मतलब खींचना, जैसे मानो कि आपके पास 2 ग्राम सोना है तो आपसे उसकी तन्यता आघात वर्ध्यता धातुओं की अच्छी होती है, तो सोना भी धातु है तो उसको 2 किलोमीटर तक आप खींच के ले जा सकते हो, यानी कि एक वो पतली क्या बन गई डोरी जैसी पाइप बन गई या पतला तार बन गया, तो वो वहां तन्यता आ गई। लेकिन आपको जो कूट कूट के उसको एक चादर बना दोगे तो वहां पे क्या आ जाएगी हागात वर्ध्यता आ जाएगी। तो यहाँ इस पर राइट आंसर कौन सा दोगे, डी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला, रबर निम्नलिखित से कौन सी सामग्री का होता है बताओ। सिरेमिक नहीं, सिरेमिक का नहीं होता भैया, पॉलीमर का होता है, बी इसका राइट आंसर है। योजक का भी और धातु का भी नहीं, धातु का तो कैसे होगा कुचालक है, ठीक है। अगला, किसी धातु के गुण को बदलने के लिए उच्च ताप के अधीन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उच्च ताप का अधीन करेगी तो हीटिंग ही कहलाएगा, ठीक है, हीटिंग ट्रीटमेंट कहलाता है। ऑप्शन ए थर्मल ट्रीटमेंट नहीं,
रासायनिक ट्रीटमेंट नहीं, हीटिंग ट्रीटमेंट कहलाएगा, यांत्रिक ट्रीटमेंट में नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला था, धातु का कौन सा गुण फ्रैक्चरिंग से पहले ऊर्जा को अवशोषित करने में की अपेक्षा को मापता है? कौन सा गुण है वो जो दृढ़ता, यानी कि आपके पास में दृढ़ता वाला मापता है? प्रत्यास्थता का भी नहीं, तन्यता का भी नहीं, सी दृढ़ता का, और डी कठोरता का भी नहीं। तो देखो, हमने जो ये वर्कशॉप कैलकुलेशन के 120 क्वेश्चन आए थे, 2 घंटे का समय था, वो हमने सारा क्वेश्चन सोल्व किया। तो इससे निष्कर्ष निकला कि जो मैथ था वो तो एकदम इजी था। जिस भी स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की तो मैथ के तो क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेगा, सबके सही हुए। दूसरे अगर बात करें तो इसका जो साइंस का था, जो बीच का जो मैकेनिकल से रिलेटेड पार्ट था, जैसे लीवर से रिलेटेड है, उष्मा से रिलेटेड है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। यानी कि तो एकदम इजी होता तो सारे क्वेश्चन ही मैथ जैसे होते, ठीक है। तो मैथ की वजह से तो ये इजी हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अच्छा लेवल है, तो इन सभी को हम कंबाइन करते हैं तो इस पेपर को मॉडरेट लेवल दे सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि किन किन स्टूडेंट ने ये पेपर दिया है, किन के कितने मार्क्स आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली इस पेपर को देखते हुए लग रहा है कि जर्नल की तो 100+ ही जाएगी, यानी कि STSC की 90 से नीचे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि सीट भी कम थी और पेपर का लेवल भी मॉडरेट है, ईजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर लेके आएंगे, ऐसे सेम सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।